दिख रहा है क्या? नीचे करो स्लीव्स। नहीं सब दिख रहा है, सही है। सब दिख रहा है मतलब वैसे आप पूरे आप खुद ही कर सकते। ऑन हो चुका है वीडियो, आप अपने हिसाब से कर लेना। जब मांगू तब दे देना। कैच कैच खेलेंगे लाइव लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ ओके, गेट सेट गो। ऑन ही है। ये ऑन है क्या? इतनी देर से ऑन था। कर देंगे हम। फिर हो जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं डीकर्वेंस, टीनोसाइनोवाइटिस और टीनोविजानाइटिस। नाम से काफी कुछ क्लियर है, इट इज साइनोवाइटिस। ओके, सो इट्स बेसिकली अ कंडीशन, इट्स अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स टू टेंडन सीट्स, नॉट टू, दो टेंडन की एक कॉमन सीट होती है जिसके अंदर आपके इन्फ्लामेशन हो जाता है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। एक्चुअली डेफिनेशन के अंदर आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इट इज अ कंडीशन। व्हाट इज इट? कंडीशन दैट अफेक्ट्स द टेंडन सीथ, द टेंडन सीथ ऑफ टू टेंडन्स। One is abductor pollicis longus, one is abductor pollicis longus and other one is extensor pollicis brevis. ये जो दो टेंडन है, ओके, सो एक्चुअली नाउ आई वांट यू टू cover the other things. It's not just the inflammation, it's basically characterized by mucoid degeneration. What? Mucoid degeneration plus some accumulation of other chemicals, you can say, just like GAGs. You know GAGs, glucosaminoGlycans, who are normally present in the synovial fluid or any type of connective tissue. They are there. Glucosaminoglycans are there, even hyaluronic acid is there. So इस तरह के components जब किसी भी वजह से इस टेंडन सीथ के ऊपर लाइनिंग बना लेते हैं, then it is known as a filling type of thing and mucoid degeneration. Mucoid word means simply with the mucus type substance का टेंडन सीथ पे फिलिंग कर देना, उसकी वजह से वो हो जाती है स्टेनोज। क्या हो जाती है? स्टेनोज मतलब उसका पतला हो जाना, संकरा हो जाना टनल का, and that is a condition that affects the tendon seeds. You can call it a entrapment condition. Which condition? Entrapment. So definition, अभी तक मैंने आपको सिर्फ definition बताई है। Decarven's disease is a tendon entrapment condition of which tendons? APL and EPV. Okay, that is all about the definition. Definition सिर्फ इतनी है, that's about the definition. You get cleared about that? Thank you very much. Now we are on next point. क्या पढ़ते हैं हम लोग? Etiology. Thank you very much. Now we are on etiology, और etiology के अंदर सबसे पहला जो इसका cause होता है that is what? Idiopathic. Now ऑर्थो में ऐसी बहुत कम कंडीशंस होती हैं जिनके कॉजेज में आपको इडियोपैथिक मिलता है, अदरवाइज न्यूरो में आपको ऐसी कंडीशंस बहुत मिलेंगी जिनमें कॉज इज नॉट क्लियर, इट्स नॉट सर्टेन, सो इट इज इडियोपैथिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, etiology के अंदर जो चीज देखी जाती है दैट इज अ टाइप ऑफ persons are more prone. So pregnant ladies और newborn mothers जिनका अभी अभी बेबी हुआ है, those type of mothers, they are more prone for that. Now आपको etiology में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, मैं etiology के साथ साथ ही आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर कर देता हूं। ओके, सो देखिए मेरे डायग्राम्स बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर थंब, ओके, एंड देन दिस इज योर 4 फिंगर्स, काम चला लीजिएगा। ओके, देयर आर 2 टेंडन्स व्हिच आर लाइक दैट, द APL एंड EPV। ओके, अब रिस्ट के जो डोर्सल कंपोनेंट है, डोर्सल कंपार्टमेंट है, एक्चुअली जब एक्सटेंसर टेंडन जब आना स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द कॉमन ओरिजिन पॉइंट लेटरल एपिकॉन्डाइल, so when they come nearby the fingers they are actually divided into 6 different compartments, 6 different compartments. So उनमें एक कॉमन कंपार्टमेंट होता है जो आपके रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस के ऊपर से क्रॉस करते हुए 2 टेंडन बनाता है, एंड यू कैन easily visualize these 2 tendons. Okay, there are the 2 tendons. ये 2 टेंडन रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस के ऊपर से आ रहे हैं और फिर ये दोनों टेंडन एक कॉमन टेंडन सीथ बनाते हैं जो उस टेंडन सीथ को बाकी के कंपार्टमेंट से अलग करती है। ये रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस के ऊपर से आ रहा है, और इफ यू रिमेंबर द वर्ड एक्सटेंसर रेटिनेकुले यहाँ पे होता है इन दैट शेप,
द हॉरिजेंटल और यू कैन से ट्रांसवर्स, तो उस एक्सटेंसर रेटिकुलम के नीचे से, रेडियल स्टाइल प्रोसेस के ऊपर से और एक्सटेंसर रेटिकुलम के नीचे से. सो देयर इज द एक्सटेंसर रेटिकुलम लाइक दैट. ओके, एंड ये इसके रेडियल स्टाइल प्रोसेस के ऊपर से और इसके नीचे से पास आउट होता है, बाकी कंपार्टमेंट्स अलग है. सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट वर्ड इनटू द डेफिनेशन. It's a tendon entrapment condition of the first dorsal compartment of wrist. You can modify the definition by using that word. So ये थी फिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या हुआ, ऐसे सर्टेन मूवमेंट्स जिनमें आपका थंब इज इन एक्सटेंशन एंड अबडक्शन वेरी मच. सो इस तरह की पोजीशन ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज में तो देखिए एक डिफरेंट थ्योरी वर्क करती है कि प्रेग्नेंट लेडीज में फ्लूइड बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है. यू नो, जो थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते पूरी बॉडी में कितना ज्यादा फ्लूइड, वेरी मच स्वेलिंग इन द एंकल्स, इन द हैंड्स, है ना, ओवर द फेस, अ लॉट ऑफ द फ्लूइड इज कलेक्टेड इन द कंपार्टमेंट्स. तो उस वजह से ये इंट्रैपमेंट हो जाता है. अदरवाइज जब माँ बच्चे को संभाल रही होती है तो वो एक्चुअली अपने थंब को इसी पोजीशन में रखती है बच्चे को संभालने के लिए. इन द रेडियल डेविएशन, इन द रेडियल डेविएशन एंड थंब का अबडक्शन और एक्सटेंशन, बोथ ऑल थ्री मूवमेंट्स एट द सेम टाइम, यू होल्ड लाइक अ बेबी लाइक दैट. ओके, सो दैट इज द टाइप ऑफ थिंग जो इटियोलॉजी में आप लिख सकते हैं विद द न्यूबॉर्न मदर्स. इसके अलावा ऐसे यू कैन से लॉन्ग टाइम ऑफ पर्सन्स जो थंब को बहुत ज्यादा एक्सटेंशन, अबडक्शन और रिस्ट के मूवमेंट्स, इवन रिस्ट का रेडियल डेविएशन अगर बहुत ज्यादा कोई कर रहा है तो ये ट्रैपमेंट, इंट्रैपमेंट जो है, ये जो फिलिंग है, जो एक्यूमुलेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट म्यूकस टाइप सब्सटेंसेस का, लाइक मैंने अभी यूज किया था द hyaluronic acid and the gags which are normally present in the connective tissues. All type of connective tissues have these. तो ये जब वहाँ कलेक्ट होंगे तो धीरे धीरे म्यूकॉइड डीजन, अब म्यूकॉइड डीजनरेशन, यू मस्ट रिमेंबर द वर्ड. आजकल आपको कॉमनली मैं नहीं कह सकता बट आपको ACL में बहुत ज्यादा म्यूकॉइड डीजनरेशन वर्ड सुनने को मिलेगा. What is mucoid degeneration? Mucoid degeneration is the replacement of normal cells with these type of components. Okay, mucus-like substances like the hyaluronic acid and gags. ये normal cells को replace कर देते हैं और फिर उसका function वैसा नहीं रहता है. तो it's not just the inflammation, it's more than that. It involves the mucoid degeneration. Okay, later on it converts into the stenosed part. So that is the pathophysiology. I'm sure you must know the pathophysiology. This is a normal physiology. आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट के और थंब के मूवमेंट्स किए, आफ्टर सम टाइम वो जो नॉर्मल सेल्स है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द कंपोजिशन, hyaluronic acid and the gags, and it will lead to mucoid degeneration. The mucoid degeneration is the pathological part. Okay, that is about the pathophysiology. So we're done with the definition, we're done with the etiology, we're done with the pathophysiology. Now we are on clinical features. It's very simple. Tenderness over your radial styloid process, क्योंकि रेडियल स्टाइलोइड प्रोसेस के जस्ट ऊपर है ये, तो अगर टेंडरनेस कहीं ज्यादा आएगी, रिस्ट और थंब के बहुत ज्यादा आप मूवमेंट कर रहे हैं, द अबडक्शन एंड द एक्सटेंशन, तो वो टेंडरनेस आपको कहाँ मिलेगी, ओवर द रेडियल स्टाइलोइड प्रोसेस. और यहाँ ये जो टनल होती है इस टेंडन सीथ की, दैट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट इज 2 सेंटीमीटर. सो देयर इज द पेन. इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में आपको बाकी चीजें नहीं आएंगी. हो सकता है आपको रिस्ट मूवमेंट्स पे पेन आए, बिकॉज इन्फ्लेमेशन तो होता है, इट्स देयर. It's not totally there, but partly it is there. It's a part of the pathophysiology thing. Inflammation है तो you will feel all the 5 signs. You will feel the redness, you will feel the warmness and all of that. So that is the thing. आपको clinical feature में pain मिलेगा, आपको tenderness, pain on the wrist movements, wrist and thumb movements. Done. You will feel the tenderness there and some other thing. Now I want you to cover a different part जो हमारे काम का है as a physical therapy doctor. That is the evaluation, or you can say the physical test. Physical? So number 1 test is Finkelstein test. Maybe I'll wrong with the spelling but not with the test. So Finkelstein test में हम क्या करते हैं, हम एक साथ movements भी करवा रहे होते हैं और टनल को प्रेशराइज भी कर रहे होते हैं. So what we'll do, we'll put our thumb in the palmar flexion, we'll close the wrist and then we'll do the ulnar flexion, ulnar deviation you can say. Ulnar flexion and deviation are the same word. And if it feels sharp pain, he can't tolerate this position. So that's a positive Finkelstein test. Okay, cleared? Thank you. There are 2 other tests. Number 1 is Watt test. Number 1 is Watt test. Now, please just got the word. Wrist,
hyperflexion, abduction test. Now, can you just imagine how we'll do that test? I just spell it out. Wrist hyperflexion, and abduction test. After doing the hyperflexion of the wrist, full. Now we'll do the abduction. Okay. Now we'll do the abduction. Wrist is in. You can keep 4 fingers like that, and you'll just use the thumb. Not in extension, but in the abduction. Okay. And then you'll feel severe pain, and it will be a positive Watt test. There's another test which I'll let you know after some time or in the comment section. Okay, it will be a surprise. There are 3 physical tests for de Quervain's tenosynovitis, okay, or de Quervain's disease. Then we are on other thing. बोर्ड भर गया है पर हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं. Then there's, we call it imaging. So to be honest, X-rays are not very useful. There's one thing is of some use, that is ultrasonography of that particular part. उसमें आपको इस टेंडन सीथ का जो टेंडन सीथ की जो स्टेनोजिंग हुई है और जो म्यूकॉइड डीजनरेशन हुआ है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज क्लिनिकल फाइंडिंग्स आर मोर देन इनफ. इसके अलावा एक्सरेज डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत काम आते हैं. किसमें? सेम टाइप की क्लिनिकल फीचर्स आपको स्कैफोल्ड फ्रैक्चर में देखने को मिल सकती है. ओके, सेम टाइप की चीजें आपको रेडियल स्टाइलॉइड फ्रैक्चर में देखने को मिल सकती है, बिकॉज दीज आर exactly at the same point. Okay, and now I want you to read another condition which is almost like similar to that, that is Waardenburg syndrome. What is it? That's a very important condition to differentiate when you are going to that case. अगर आप डी कर्वेंस पढ़ रहे हैं तो आपको वार्टनबर्ग सिंड्रोम पढ़ना चाहिए. Now you will find it out on your own. I don't want to go with it. Okay, thank you. Differential diagnosis के लिए आप इमेजिनिंग कर सकते हैं, otherwise clinical findings are enough to diagnose D. Quervain's. That is all with the 4 basic points: the definition, the etiology, the pathophysiology, and the clinical features. Now we are on treatment. So just give me a minute, I'll just rub it off.